हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर वाच्य पढ़ा। वाच्य के दो भेद आपको पढ़ाए, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य क्या होता है, अकर्तृवाच्य के भी दो भेद थे, जिसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य हमने पढ़ा है और इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम समास को फिर से रिवाइज करेंगे। तो देखिए, समास शब्द का अर्थ क्या होता है और समास के कितने भेद हैं, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, समास का अर्थ क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा रूप, छोटा करना। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। यानी कि जब आप दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं, जैसे आपने संधि क्या करते हैं, दो वर्णों की के मेल को आप संधि कहते हैं। ऐसे ही दो शब्दों के मेल को आप क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। यानी कि जहां हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं, तो जो भी आपके पास विभक्ति चिन्ह है, आपने प्रीवियस क्लासेस में कारक के चिन्हों को पढ़ा है, जिसमें आपके कारक के 8 भेद हैं और उन 8 भेदों में के ही जो है यहाँ पर चिन्ह आते हैं। तो ये जो है 8 में से 6 भेद, जिसमें आपका यहाँ पर कर्ता और आपका जो संबोधन है उसका लोप, वो चिन्ह नहीं आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी आपके 6 भेद हैं, उन्हीं के यहाँ पर क्या आ जाते हैं, कारक चिन्ह आ जाते हैं। क्या कहा गया है, इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समास की परिभाषा लिखिएगा। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त या छोटा करना। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जब आप छोटा करते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, वही आपका समास है। और इस मेल में जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक है और समाज इसमें सहायक होता है। तो भाषा में देखिए, हम जो है किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो, उसके बाद आप उसको संक्षिप्त रूप में उसका सारांश पढ़ते हो, तो ऐसे ही शब्दों को भी छोटा किया जाता है ताकि उसे बहुत लंबा ना खींचना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। तो अब दो शब्दों को कैसे आप संक्षिप्त में लिखेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों को, तो उसके बीच जो विभक्ति चिन्ह है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसका लोप कर देते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। तो समास का काम क्या है, समास क्या करता है, हमारी भाषा जो है, जिस भाषा को आप बहुत लंबा खींच कर लिख रहे हैं, समास उसको थोड़ा सा कम करने का काम करता है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्दों में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। तो इसका, जैसे दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त पद जो है यहाँ पर किया जा सकता है। तो देखिए, दिन और रात, तो यहाँ पर 3 आपके शब्द हैं, लेकिन इसी को हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं, दिन रात, और शब्द का हमने यहाँ पर लोप कर दिया है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका समास का काम है कि चीजों को, शब्दों को कम करना। तो कम किसको किया जाता है, विभक्ति चिन्हों को। तो यहाँ पर देखिए, दिन और रात, ये आपका दिन और रात एक समस्त शब्द जो है यहाँ पर क्या हो गया है, किया जा सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं, उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है, उसको लिखना भी है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण, यानी कि यहाँ पर हम विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं, जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद इसको कहा जाता है। तो इसको आप नोट करें। तो सामासिक शब्द क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम क्या कर रहे हैं, उनका मेल कर रहे हैं, उनको आपस में मिला रहे हैं, और इसमें जो है विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, नवीन शब्द बनता है, उसे हम सामासिक पद कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रात, दिन रात है, ये आपका क्या है, सामासिक पद है। ये आपका क्या हो जाएगा, सामासिक पद, या फिर इसको क्या कह सकते हैं आप, समस्त पद। इसको आप समस्त पद भी कह सकते हैं, जो दिन रात है। ठीक है। इसके अलावा सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। अब देखिए, आपके पास कोई सामासिक शब्द है, जैसे ये आपके पास यहाँ पर दिन और रात है,
इस दिन रात को आप क्या कर रहे हैं का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करना अथवा लिखने की। अब जब आप इसको क्या कर रहे हैं, विभक्ति चिन्हों के साथ लिखेंगे दिन और रात, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, यानी आपने इसको तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका विग्रह कहलाता है, यानी दिन रात को जब आप तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दिन और रात, और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए धन संपन्न, धन संपन्न ये आपका एक क्या है, समस्त पद है, ठीक है। अब इसका जब आप क्या करेंगे, इसका विग्रह करेंगे धन से संपन्न, ठीक है। तो ये विग्रह करने पर आपके पास क्या आ गया, धन संपन्न का धन से संपन्न। तो जहां एक शब्द है वहां 3 शब्दों में आप यहाँ लिख रहे हैं, तो इन 3 शब्दों को एक करना, इनको आपस में जुड़ाना, इसके विभक्ति चिन्हों का लोप करना, यही आपका समास है। और विग्रह क्या होता है, उस सामासिक शब्द का, यानी कि जो समस्त पद आपके पास है जिसको आपने समास के द्वारा जुड़ाया है, उसके द्वारा बनाया है, उसको क्या करना, फिर से विग्रह करना, उसको फिर से तोड़ना, उसके विभक्ति चिन्हों में तोड़ना, वो आपका क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। रसोई घर एक समस्त पद है और इसका जब आप विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर जहाँ एक शब्द में इसको लिखाया गया है रसोई घर, वहीं आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा, 4 शब्दों में उसको आप लिखेंगे, रसोई के लिए घर। तो देखो इसको संक्षिप्त रूप में लिखा है हमने रसोई घर, इसको छोटे रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो जैसा कि समास का अर्थ ही क्या है, संक्षिप्त या छोटा करना, ठीक है। अब छोटा कैसे किया जाता है, उसके अंदर, उसके बीच में जो भी विभक्ति चिन्ह है उनका हम लोप कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको यहाँ दिख रहा है, रसोई घर। तो रसोई के लिए घर, इसका विग्रह करने पर आपको ये मिला है, या फिर इन शब्दों का समास जो है ये हो जाएगा रसोई घर, ठीक है। तो शब्दों को कम करना, संक्षिप्त रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना ही आपका क्या कहलाता है, ये आपका समास कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखिएगा, समास का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद इसका यहाँ पर आपका जो सामासिक शब्द है या समस्त पद है वो क्या होता है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। चलिए इसको आप नोट कीजिएगा। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। अब आपके पास जो समस्त पद है, जैसे यहाँ पर रसोई घर एक समस्त पद है, रसोई घर ये आपका क्या है, ये आपका समस्त पद हो गया, ठीक है। इसमें भी 2 पद होते हैं, ठीक है। हमने इसको समास बनाया है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया है, उसको संक्षिप्त रूप में लिखा है। लेकिन इसमें भी आपको 2 शब्द मिलेंगे, एक तो आपको 2 पद मिलेंगे, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, ठीक है। पहले वाले पद को हम पूर्व पद कहते हैं। तो जैसे रसोई है तो रसोई आपका पूर्व पद हो जाएगा, और दूसरे वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो इसको भी नोट करके लिखिएगा कि आपके पास समस्त पद जो है उसमें मुख्यतः 2 पद होते हैं, पहला आपका पूर्व पद और दूसरा आपका उत्तर पद आ जाएगा। पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, इसको नोट करें। अब यहाँ पर कुछ समस्त पद लिखे हुए हैं, यानी कि ये आपके सामासिक शब्द हैं, ये समास के बाद बने हुए शब्द हैं। इसके उत्तर पद और पूर्व पद को हम यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे, और समास विग्रह करने के बाद किन शब्दों से मिलकर के ये शब्द बने हैं ये हम देखते हैं। देखिए पूजा घर, ये एक सामासिक शब्द है, समस्त पद है, यानी कि ये समास के द्वारा बना हुआ एक शब्द है। और समास का काम क्या है, शब्दों को कम करना, उसको छोटा करना, उसको संक्षिप्त करना। अब पूजा घर का मतलब क्या हो जाता है, पूजा के लिए घर, ठीक है। पूजा के लिए घर ना लिख करके हम इसको पूजा घर लिखते हैं, उसको छोटा रूप बना करके उसके छोटे रूप में हम उसको संक्षिप्त रूप में पूजा घर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ना लिखना पड़े, पूजा घर हो गया, पूजा के लिए घर। अब इसका पूर्व पद आपका पूजा है और उत्तर पद आपका घर है, ठीक है। इसी प्रकार माता डैश पिता, इसका मतलब यहाँ पर समास माता और पिता है। तो माता आपका पूर्व पद और पिता आपका उत्तर पद। नवरत्न, नव और रत्न उत्तर पद, और पूर्व पद आपका, उत्तर पद आपका रत्न और पूर्व पद आपका नव हो गया। तो 9 रत्नों का समूह नवरत्न कहलाता है। तो देखिए कितना संक्षिप्त रूप में हमने शब्दों को लिखा है, यही समाज की जो है सुंदरता है, यही समाज की जो है विशेषता है कि हम बहुत 3 4 यहाँ पर देखिए कितने
एक दो तीन चार, चार चार शब्दों को हम एक शब्द में लिख रहे हैं, संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं, ठीक है ना। और हस्तगत, हस्त पूर्व पद और गत आपका उत्तर पद, हस्त में गया हुआ। तो देखें इन सभी शब्दों से मिलकर के एक छोटा सा संक्षिप्त रूप में हमने यहाँ पर सामासिक रूप में समस्त पद में ये जो है ये शब्द लिख दिए हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा कि जो आपके पास समस्त पद होता है उसमें मुख्यतः दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरा आपका उत्तर पद होता है। पहले वाले पद को आप पूर्व पद और दूसरे पद को आप उत्तर पद कहते हैं। चलिए इसे नोट करें जल्दी से। तो समास में हमने यहाँ पर क्या क्या बातें पढ़ी, समास क्या होता है, समास का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखो संक्षिप्त समास का जो मीनिंग है, समास का अर्थ है कि आप संक्षिप्त या छोटा करना, ठीक है। तो किसको छोटा करना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द हैं उनको मेल करके उनका मिला करके एक छोटा उसको रूप बनाना ये समास कहलाता है। इस मेल में क्या होता है, जो विभक्ति चिन्ह होता है उनका लोप किया जाता है, यानी कि जब मेल होता है दो या दो से अधिक शब्दों का तो उनके बीच जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको हम हटा देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, यही आपका समास होता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यकता है। देखिए बहुत लंबा उसको बार बार ना लिख करके, क्योंकि संक्षिप्त करेंगे उसको तो आप उसे शॉर्ट में बहुत सारी बातें समझा सकते हैं, ठीक है। और समास इसमें सहायक होता है, तो समास इसके लिए बहुत जो है उपयोगी है। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जा सकती है, ये जो है इसकी सुंदरता है। और समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर हम दो शब्द प्रयोग करेंगे, दिन रात, ये क्या है, समस्त पद है, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो शब्द बनते हैं, जो नए शब्द बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सामासिक या समस्त पद कहते हैं। यानी कि समास के द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो है जो संक्षिप्त रूप होता है उसे सामासिक शब्द कहा जाता है, उसको समस्त पद कहा जाता है। अब समस्त पद क्या होता है, सामासिक शब्द को भी आप विग्रह करते हैं, उसको पुनः अपनी पूर्व स्थिति में लाना, वही आपका विग्रह कहलाता है। जैसे कि हम संधि में भी करते थे, लेकिन वहां पर दो शब्दों का नहीं बल्कि दो वर्णों का मेल होता था, यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जा रहा है। धन संपन्न जो है एक समस्त पद है और इसका विग्रह करने से आपको धन से संपन्न ये मिल जाएगा। रसोई घर आपका समस्त पद है, रसोई के लिए घर, ये इसका विग्रह करने पर आपको मिल जाएगा। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पहले वाले को पूर्व पद और दूसरे वाले को उत्तर पद कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके समस्त पद हैं, इन समस्त पदों का पूर्व पद, उत्तर पद और समास जो विग्रह करने पर क्या आपके पास मिलता है ये आपको यहाँ पर लिखा गया है, इसको जल्दी से नोट करें। अब हम इसके बाद समास के भेद पढ़ेंगे। तो ये है समास। और देखिए अब हमने यहाँ पर क्या कहा है कि समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे समास के भेदों की, ठीक है। तो देखिए पहला जो भेद होगा जिसके आधार पर, वो किसके आधार पर होगा कि उसका जो पूर्व पद है और उत्तर पद है उसकी प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर हम बताएंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 इसके भेद होते हैं, लेकिन इसके पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर इसके 4 भेद हैं, ठीक है। अब देखो ये जो भेद हम बता रहे हैं ये किस तरह से हैं। अब हेडिंग डालिएगा समास के भेद, समास के भेद। देखो मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं, किस आधार पर, उत्तर पद और पूर्व पद के आधार पर। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता और अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। यानी कि जो ये 4 भेद हैं ये इसके दो भेद हैं ना, जैसे इसके दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। इसके आधार पर इसके 4 भेद हैं। जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्योंकि हमने प्रधान पूर्व पद और उसकी प्रधानता और अप्रधानता पर ही हम इसके भेद कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें दोनों ही प्रधान होते हैं वह द्वंद्व कहलाता है। और इसके अलावा जिसमें कोई भी प्रधान ना हो
उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब ये जो समास है, इन समास की जो चार भेद हैं, इसकी जो परिभाषा है, ये प्रथम पद और द्वितीय पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर इसकी परिभाषा भी दी गई है। इसके अलावा तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, यानी कि इसका पूर्व पद और उत्तर पद से कोई मतलब नहीं है, ये अलग तरीके के हैं। अब ये दो हैं जिसमें आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास आ जाता है। विवेचन की सुविधा के लिए हम समाज को निम्न 6 प्रकार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो 4 प्रकार के बताए हैं, ये प्रथम पद और उत्तर पद के आधार पर, ठीक है, कि किसका पद कौन सा प्रधान होता है, कौन सा प्रधान नहीं होता है, इस आधार पर तो ये 4 हैं, लेकिन इसके दो स्वतंत्र भेद भी हैं। तो अगर हम टोटल इसको मिलाकर देखें, टोटल जो बिल्कुल इसको जो है अलग अलग सेपरेट ना करें, तो इसके 6 भेद हैं, ये 6 प्रकार के यहाँ पर समास हैं। तो ध्यान देना है, इसको लिखना भी है कि जो 4 भेद हैं, समाज की जो 4 भेद हैं, जिसमें पहला जो समाज है जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समाज है। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष हो जाता है। जो तीसरा, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व हो गया। और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं है वो बहुव्रीहि है। तो ये पदों के आधार पर जो है इसका भेद किया गया है, अप्रधानता और अप्रधानता के आधार पर इसका भेद किया गया है। लेकिन पुनः इसके अतिरिक्त इसके दो स्वतंत्र भेद भी स्वीकार किए गए हैं, जिसमें आपका कर्मधारय और द्विगु समास आ जाता है। इसलिए विवेचन की सुविधा के लिए हम समास को निम्नलिखित 6 प्रकारों के अंतर्गत इसको अध्ययन करेंगे। प्रथम 4 जो आपके पास भेद हैं वो इसके पदों के आधार पर, प्रथम पद और द्वितीय पद के आधार पर, और 2 इसके स्वतंत्र भेद हैं। टोटल मिलाकर के इसके 6 भेद हो जाते हैं। पहला देखिए, अव्ययी भाव समास आपके पास आ जाता है। तो पहला है अव्ययी भाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और यह उस अव्ययी पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है। अव्ययी क्या होता है, इससे पहले हमने क्या कहा, आपने छोटी क्लासेस में अव्ययी पढ़ा है। अव्ययी जिसका लिंग वचन और कारक नहीं बदलता है, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, तो इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यथाशक्ति, इसका पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। यथा समय, समय के अनुसार। प्रति क्षण, हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर। भरपेट, पेट भर। आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक। तो इन सभी को आप लिखें। ये उदाहरण है किसके, अव्ययी भाव समास के। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, बिना खबर के। तो लिखिएगा, पहला समास का भेद अव्ययी भाव समास। इस समाज में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्ययी पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। चलिए, तो अव्ययी भाव समाज में जिसमें पहला पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके कुछ अपवाद भी हैं। हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिसमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता है परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। जैसे घर घर, घर के बाद घर, ठीक है। रातों रात, रात ही रात में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में हमने क्या कहा, प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद तो गौण होता है, दूसरा पद प्रधान रहता है, ठीक है। तो इसमें पहला पद गौण है लेकिन दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, अकर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके कारक हैं, कारक आप जानते हैं 8 भेद हैं कारक के, ठीक है। जिसमें आपका कर्ता और संबोधन
के जो कारक चिन्ह हैं उनको छोड़ करके इसके आधार पर इसके भी 6 भेद हैं। तो कर्ता को छोड़ दिया, उसके बाद आपके पास कर्म तत्पुरुष आ जाता है। तो यहाँ पर कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है वो को है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो इसका विभक्ति चिन्ह को है। आई बात समझ में? अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें को का लोप होता है। अब को का लोप ग्रामगत, समस्त पद ये हो गया। इसका विग्रह करने पर तो ग्राम को, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया है, को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, को मिल गया। सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तत्पुरुष समाज में क्या मिल गया है, को। विग्रह करने पर आपको को चिन्ह यहाँ पर मिल गया है, तो इसको लिख लीजिएगा। तत्पुरुष समाज में दूसरा पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद आपका गौण होता है। साथ में इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं, ठीक है। नोट करें इसे जल्दी। तो यहाँ समस्त पद आपका ग्रामगत था, तो हमने इसका विग्रह किया तो आपको ग्राम को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। और देखिए यहाँ पर जब आपने विग्रह किया तो आपको हर बार विभक्ति चिन्ह को और आपने कारक भी पढ़ा है। कारक में कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है, को। यानी कि अब आप जब विग्रह करेंगे, देखिए आपको पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा क्या है, समास है। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कर्म तत्पुरुष, इसके बाद आपका करण तत्पुरुष, प्रदान, इस प्रकार से दिया जाएगा। आपको इसके लिए इनके चिन्ह पता होने चाहिए और विग्रह करना आना चाहिए। तो देखिए, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर को चिन्ह आया है, तो इसका मतलब यदि आपको इसका विभक्ति चिन्ह पता है तो आप यहाँ पर इससे पता कर सकते हैं कि इसमें आपका क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, शरणागत, शरण को आया हुआ, या फिर सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा ख, इसमें करण तत्पुरुष। तो कर्ता ने को तो हम छोड़ देंगे, कर्ता ने कर्म को, कर्ता को आपने छोड़ना है, लेकिन कर्ता का चिन्ह होता क्या है, कर्ता ने, या इसमें शून्य विभक्ति चिन्ह भी होता है। कर्म को, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान इसका चिन्ह है के लिए, और अपादान से अपादान से, और ये जो से है ये अलग होने के लिए है, पृथकीकरण के लिए है। देखिए दो से आ गया है, ठीक है। ये करण जो है ये अलग है और यहाँ पृथकीकरण से है, आगे हम समझेंगे इसको। और इसके बाद आपका आ जाता है अपादान, और अपादान के बाद संबंध है और अधिकरण है, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो ये जो चिन्ह है आपके कारक के, ये आपको याद होनी चाहिए। तो कर्ता तो यहाँ पर नहीं आता है और साथ में यहाँ पर संबोधन भी आपका नहीं आता है। इनके विभक्ति चिन्ह नहीं आते हैं। कर्म तत्पुरुष के आधार पर कर्म का को और फिर करण है, तो इसका चिन्ह है से, और यहाँ से का लोप किया जाता है। लेकिन जब आप इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो आपको से चिन्ह मिल जाएगा। भावपूर्ण, तो भाव से पूर्ण, ठीक है। बाणाहत, तो यहाँ पर बाण से हत, आहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, और बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। तो सभी में से चिन्ह आ रहा है, यानी कि इसका समास करने पर से का हमने यहाँ पर लोप किया हुआ था। तो अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि हस्तलिखित में कौन सा समास है, ठीक है। तो आपने देखना है, इसका पहले विग्रह करना है।
आप क्या लिखेंगे, हस्त से लिखे तो आपने देखा से, तो से ये क्या है, ये आपका करण तत्पुरुष का चिन्ह है। ठीक है, चलिए इसको लिखें करण तत्पुरुष। और इसके बाद आपका संप्रदान तत्पुरुष और आगे के जो आपके तत्पुरुष समाज हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस